बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले हम कोयटा की ही बात करेंगे, बलूचिस्तान की बात करेंगे। कोयटा का जो कोयला फाटक है उसके पास मुजाहिरीन का धरना अभी भी जारी है और उनके साथ मैयतें भी हैं। उन्होंने शहदा को अभी तक दफनाया नहीं है और ये शहदा वो हैं जो कौम के ऊपर कुर्बान हुए। पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि जिन पुलिस एहलकारों ने कौम के लिए कुर्बानी दी है, वतन के लिए कुर्बानी दी है, उन्हीं की लाशें रख के उनके घर वाले एहतजाज करने के लिए बैठे हुए हैं। देखें, इससे पहले याद रखिएगा कि जहां पे दहशतगर्दों ने किसी को मारा और वो कोई आम लोग थे तो वो एहतजाज करने के लिए बैठे। इससे पहले जो शिया हज़ारा कबाइल हैं कोयटा में, बलूचिस्तान में, वो एहतजाज करते थे और उनका एहतजाज होता था इस नौइयत का, और वो दबाव डालते थे हुकूमत पर कि हमारे मुतालबात माने जाएं, हमारा बार बार कत्लेआम हो रहा है, और बड़े जायज़ उनके मुतालबात होते थे। इसी तरह से मुख्तलिफ जगहों पे जब रियासत जुल्म करती है किसी के साथ तो लोग लाश सड़क पे रख के एहतजाज करते हैं। अब यहां बड़ी अजीबोगरीब चीज हो गई है कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पुलिस वाले हैं, उनकी लाशें लेकर लोग सड़कों पे बैठे हुए हैं। और फार्म 47 की जो जाली हुकूमत बनाई गई है वो इतनी बेहिस है कि वो आवाम के दुख और तकलीफ से मुकम्मल तौर पर लाताल्लुक लग रही है। अब ये जो कोयला फाटक है कोयटा में, इसके मनाजिर मैं देख रहा हूं, मेरे सामने इधर स्क्रीन पे मौजूद हैं। यहां हजारों लोग मौजूद हैं इस वक्त, रात के वक्त, और लोग एहतजाज कर रहे हैं। लोग अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं और इनसे बात करने के लिए कोई नहीं आ रहा। मैयतें जो हैं वो वहां पे मौजूद हैं। इसके बावजूद हुकूमत में बहुत बेहिसी है। आसिम मुनीर साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, प्राइवेट जेट्स के अंदर आए, लेकिन इन लोगों को मिले नहीं, इनके मुतालबात सुने नहीं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन नौइयत का है। और ये चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, बीबीसी ने इसके ऊपर लिख दिया बाकायदा। पाकिस्तान के मीडिया को तो लिखने की कोई इजाजत ही नहीं है। ना पाकिस्तान का मीडिया लिख सकता है, ना टीवी चैनल्स के ऊपर बोल सकता है। और पाकिस्तान में जो भी सहाफी इसको रिपोर्ट करेगा उसके साथ क्या होगा, जो सौराब बरकत के साथ हुआ, जो इस वक्त रजी ताहिर के साथ हो रहा है, या जो अहमद फरहाद के साथ हुआ। ये हसास तरीन मामलात हैं और इन पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर आप बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान के रियासती इदारे आपका नुकसान कर देंगे, और वो लगातार ऐसा करते चले आए हैं। सहाफियों ने इसको पहले भी बहुत भुगता है, अभी भी भुगत रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। अब सूरत हाल आप ये देखें, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी ये बताता है कि ये मुख्तलिफ लोगों को इंटरव्यू किए उन्होंने। शम्स रहमान समेत धरने के शुरका का मौक़िफ़ है कि एक दो टैंकियों की हिफाजत के लिए हमारे प्यारों की एक बहुत बड़ी तादाद को मुनासिब इंतजामात और तैयारी के बगैर जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भेज दिया गया। जबकि अपने भाई आसिफ खान की लाश के साथ धरने में शरीक साबिर खान ने दावा किया कि हमारे प्यारे चीख चीख कर कह रहे थे कि हमें गोलियां पहुंचा दो, लेकिन वो नहीं पहुंचाई जा सकी, जिसकी वजह से वो सारे मौत के मुंह में चले गए। धरना कमेटी के रुकन अब्दुल फयाज, उन्होंने यह दावा किया, ये यहीं पे धरना चल रहा है, उनका दावा सुने आप। वो ये कहते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे, यानी जब गोली चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, सबसे पहला राब्ता तो किया जाता है अपने सीनियर से, अपने ऑफिसर से, फिर राब्ता किया जाता है उन लोगों से जिनसे मदद मांगी जा सके, और फिर जब आप मायूस हो जाते हैं तो आप कहते हैं चलो एक आखिरी कॉल में अपने घर वालों से बात कर लूं। तो वो बताते हैं कि हम अपने प्यारों से राब्ते में थे जो ये कह रहे थे कि असला और गोलियों की कमी की वजह से हम मौत को अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन इनको मदद नहीं पहुंचाई जा सकी, यानी उनकी मदद नहीं की गई, और उसके बाद वो सारे लोग शहीद हो गए। अब ये सारे लोग ये बता रहे हैं कि जनाब पुलिस लड़ रही थी, कई घंटों तक लड़ रही थी, लेकिन उन्हें जानबूझकर मदद नहीं पहुंचाई गई। मैंने कासिम सूरी साहब से भी पूछा, बहुत सारे और लोग हैं, कासिम सूरी साहब के साथ मैंने एक पूरा एपिसोड किया है, वो आप उनके चैनल पे देख सकेंगे। साबिर शाकिर साहब भी मौजूद हैं, वहां चैनल पे भी आप देख सकेंगे कि वो जिस जगह पे ये वाकयात हुए हैं, यहां चारों तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं, उनके नाके मौजूद हैं, और उनकी भारी तादाद बड़े भारी असले के साथ वहां पे मौजूद है, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कर नहीं सकता। ये एक और मनाजिर है, ये मनाजिर आप देखिए, ये नोशकी के हैं। जिला नोशकी जो है बलूचिस्तान का, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले चागी आता है नीचे की तरफ से, बहुत बड़ा जिला है। चागी से ऊपर जो है वो नोशकी है, और नोशकी की जो सरहद है वो ना सिर्फ चागी के साथ लगती है बल्कि उसके साथ साथ
बहुत सारे और जिले हैं, यानी एक तरफ इसको थोड़ा सा एरिया क्वेटा का लगता है, मस्तूंग है, कल्लात है, तो ये बीच में एक जिला है नोशकी का। अब वहां के मनाजिर आ रहे हैं कि बीएलए वाले पुलिस की गाड़ियों में शहर का गश्त कर रहे हैं, यानी जो सरकार ने गाड़ियां लेकर दी हैं पुलिस को, उन गाड़ियों पे कब्जा कर लिया बीएलए ने और वो शहर का गश्त कर रहे हैं। कौन करेगा पाकिस्तान की हिफाजत? कैसे होगी पाकिस्तान की हिफाजत? दहशतगर्द आते हैं, जिस चीज का दिल करता है वो लेकर चले जाते हैं, जिस सड़क पे दिल करता है वो नाके लगा देते हैं। और निमटने का फॉर्मूला हमारा कई दहाइयों से यही है कि एक नई प्रॉक्सी हम बना देते हैं, एक नई ताकत हम खड़ी कर देते हैं, उस ताकत से हम थोड़े बहुत नताइज हासिल करते हैं, अगले दिन वो ताकत हमारे गले पड़ जाती है। तो रियासत की रिट कहीं भी नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बलूचिस्तान में कोई ये चाहता नहीं है कि रियासत की रिट कायम हो या अमन व अमान पैदा हो जाए, क्योंकि अगर बलूचिस्तान में मुकम्मल अमन व अमान हो गया तो वहां के लोग कहेंगे कि सेहत दो, तालीम दो, मादनियात का हिसाब दो, कितनी मादनियात निकल रही हैं, कौन सा मुल्क ले जा रहा है, हमें बताया जाए कि इसमें से कितना माल निकलता है, हमारा हिस्सा कितना है। फिर वो सारा कुछ पूछेंगे, वो जवाब मांगेंगे। जब वो जवाब मांगेंगे तो आप जवाब देना नहीं चाहते, लिहाजा उनको उलझा कर रखो कत्लो गारतगिरी में। सबसे आसान तरीका यही हुआ सूडान में, यही हुआ अफ्रीका में, दुनिया में जहां पे भी मादनियात निकलती हैं दो तरह के नताइज आते हैं, या तो वो लोग बहुत खुशहाल हो जाते हैं, या जहां पे मादनियात निकलती हैं वो लोग बर्बाद हो जाते हैं। खुशहाल वो लोग हो जाते हैं जो हिस्सेदार बन जाते हैं, और बर्बाद वो लोग हो जाते हैं जिनके ऊपर ताकतवर आकर मुसल्लत हो जाते हैं कि हमने अब ये मादनियात निकालनी है, इनको आपस में लड़ाओ छोटी छोटी बातों पे। तो वहां पे ऐसी प्रॉक्सीज तैयार की जा रही हैं जो लगातार आपस में लड़ती चली जा रही हैं। तो कल आप चागी के मनाजिर देख रहे थे, आज आप नोशकी के मनाजिर देख रहे हैं, और मैं हैरान हो रहा हूं देख करके रियासत किधर गई। वो पुलिस वालों की गाड़ियों में बैठ के वहां पे गश्त कर रहे हैं, और सरकार क्या कर रही है? सरकार गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रही है। यह मुकम्मल तौर पे एक फेलियर हो चुका है, यह बात आप याद रखिएगा। मैं आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे सबूत और बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूं। मुकम्मल फेलियर हो चुका है, और यह बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और मौजूदा रजीम को पता भी चल गई है कि इनके हाथ पांव फूले हुए हैं। इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि यह सारा इल्जाम उठाकर किस पे डालें। इमरान खान गुज़िश्ता 3 साल से जेल के अंदर बंद है, कोई अपोजिशन मौजूद नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल से किसी किस्म का एहतजाज ही नहीं किया, यानी 26 नवंबर 2024 को उनका आखिरी एहतजाज हुआ था। 2025 में इनको फ्री हैंड मिला, 2026 में इनको फ्री हैंड मिला, तो तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाज ना करके भी इनको फ्री हैंड दिया। तो अब ये किसी के ऊपर मलबा डाल भी नहीं सकते। इकॉनमी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के मुकाबले में 6 गुना बढ़ गई है, दुगनी हो जाए, तिगनी हो जाए, 4 गुना नहीं 6 गुना बढ़ गई है, और लगातार दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से मुतासिरा ममालिक की फहरिस्त में दुनिया में सबसे आगे जा रहा है। पाकिस्तान के जो हालात हैं दहशतगर्दी के मामले में, शाम से, इराक से, मिस्र से, लबनान से, यमन से, इसराइल से, ईरान से, इन और अफगानिस्तान से, इन सारे ममालिक से ज्यादा खराब हमारे हालात हैं दहशतगर्दी के मामलात में। अफगानिस्तान का 9वां नंबर है और पाकिस्तान टॉप पे खड़ा हुआ है जनाब सामने, और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है जो ये बता रही है। और आसिम मुनीर साहब की जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो यही थी। अब गोगलों से मट्टी झाड़ने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि कुछ वज़रा को रद्दबदल कर दिया जाए, यानी एक वजीर के कपड़े उतार के दूसरे को पहना देंगे, दूसरे के उतार के तीसरे को पहना देंगे। मे भी मोहसिन नकवी का दिल कर रहा हो वजीर खारजा बनने का, तो उसका यूनिफॉर्म बना दिया जाएगा किसी और को, और वजीर दाखिला कोई और बन जाएगा, और वजीर खारजा के कपड़े उतार के मोहसिन नकवी को पहना दिए जाएंगे। बहुत मुमकिन है, बहुत मुमकिन है। ये खेल ऐसे ही खेलते हैं, रद्दबदल कर रहे हैं, कुछ नए चेहरों को कहते हैं जी शामिल किया जाएगा, और वजीर आजम ने कोई मुशावरत मुकम्मल कर ली। ये सब धोखा है, सब धोखा है। पीएमएलएन ने अपनी सारी ताकत लगाई है, अपने सारे लोग इसके अंदर लगाए, लेकिन क्योंकि अवाम की जानिब से कोई लिजिटमेसी नहीं थी, अवाम की जानिब से इनको वोट नहीं मिले हुए थे, अवाम का मैंडेट और अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं थी, इसलिए ये हर मैदान में फेल हो गए, ये कामयाब हो नहीं पाए। और आसिम मुनीर साहब और उनकी पूरी टीम मुकम्मल तौर पे फेल हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये सरेंडर कब करते हैं, क्योंकि इन्हें आइडिया हो गया अगर हालात यही चले ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये तनख्वाह देने के भी काबिल नहीं रहेंगे। 20-20 अरब रुपए से ज्यादा एक एक दिन में पाकिस्तान ने कर्जा लिया है। इतना कर्जा पाकिस्तान ने तारीख में कभी नहीं लिया जितना कर्जा इन 4 सालों में आसिम मुनीर साहब के दौर में पाकिस्तान ने ले लिया।
पाकिस्तान के तमाम आर्मी चीफ मिलकर इतना कर्जा नहीं ले सके जितना कर्जा अकेले आसिम मुनीर साहब ने ले लिया है। और उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान पे बोझ पड़ गया, पाकिस्तान को फायदा कोई नहीं हुआ। तो आसिम मुनीर साहब और उनकी सारी टीम मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गई। और सोने पे सुहागा यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पाकिस्तान को इस बर्बादी की इंतहा तक पहुंचाया गया, वो आदमी इमरान खान इनसे फिर भी नहीं टूटा। ये सोने पे सुहागा इनके लिए। ये इनके लिए जो है वो ज्यादा बड़ी मुसीबत यह है कि इतना सारा कुछ गवा दिया, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इदारे की इज्जत दांव पे लगा दी एक आदमी को तोड़ने के चक्कर में, और वो आदमी इनसे अब तक नहीं टूटा। तो शर्मिंदगी और शिकस्त अपनी जगह पे है, मुल्क की तबाही अलग हो गई है। ये इन्होंने किया पाकिस्तान के साथ। और देखिए, असल तब्दीली अगर आपने करनी है ना, तो वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा उस तब्दीली के लिए। वो तब्दीली सियासतदानों में करने से कोई फायदा नहीं है। वो तो एक इलेक्शन होगा, सियासतदानों की नई लौट आ जाएगी, अवाम के मैंडेट वाली हुकूमत आ जाएगी, एक इलेक्शन होगा, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को यह सोचना है कि क्या इसी गंदे रस्ते पे उन्होंने चलना है, या उन्होंने ऐसे नासूरों से जान छुड़वानी है जो इस गंदे रस्ते के ऊपर लीड कर रहे हैं, पूरे इदारे की बदनामी का बायस बन रहे हैं। अब हामिद खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और एक स्टेटमेंट दिया है लतीफ खोसा साहब ने। मुझे दोनों का स्टेटमेंट सुन के हैरत हुई है, क्योंकि दोनों ने आसिम मुनीर साहब को बराह रास्त निशाना बनाया। जरा दोनों का स्टेटमेंट आप सुने, पहले हामिद खान साहब का सुने, फिर आप सुने लतीफ खोसा साहब का। और इससे मुझे एक तो अंदाजा हो रहा है कि नवश्ता दीवार पे क्या लिखा है वो तो मैं अब पढ़ पा रहा हूं। और ये बड़े समझदार, बड़े घाघ लोग हैं, इनको भी आइडिया हो गया है कि मुकम्मल फेलियर हो चुका है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा रिजीम के साथ मिलकर। अब इनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है और कोई ऐसा बहाना भी नहीं है कि ये उठाकर किसी और के ऊपर डाल दें। तो पहले आप ये सुने कि हामिद खान साहब, जो बड़े मोहतात आदमी है, वो क्या कह रहे हैं। इंडिया ने नाजायज हमला किया था हमारे मुख्तलिफ शहरों पर और मुख्तलिफ खानों पर, हम उसके खिलाफ है, उसमें पीटीआई का में कोई दो आरा नहीं है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, उसके बाद मौसूफ फील्ड मार्शल बन गए। फील्ड तुमने क्या किया, काम दिखाया हमारी एयरफोर्स ने, या तो उसके हेड को फील्ड मार्शल बनाते खुद के फील्ड, और फिर उसके बाद उसका फायदा उठा के आईनी तरमीम करके 5 साल के लिए अपने आप को एक नया ऑफिस पर बिठा लिया। तो हम इसलिए कहते हैं कि देखिए, जो भी अगर कोई आर्म फोर्सेस काम करती है, हम सब आर्म फोर्स के साथ हैं। पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की एयरफोर्स है, नेवी है, हम सब साथ हैं, लेकिन उसका सियासी फायदा नहीं उठाना चाहिए। आसिम मुनीर साहब ने फौज का और जंग का सियासी फायदा उठाया और अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया, हालांकि इनका उस जंग में कोई किरदार नहीं था। असल में तो एयरफोर्स ने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इन्होंने सियासी फायदा उठाया और आईनी तरमीम के जरिए से अपने आप को न सिर्फ फील्ड मार्शल बना लिया, बल्कि 5 साल के लिए नौकरी पे अपने आप को दोबारा बिठा लिया। ये हामिद खान साहब है। अब सुने लतीफ खोसा साहब हैं, वो क्या कह रहे थे, ये सुने आप। तो तीनों अफवाज के जो सरबराहान है उनका भी, और सदर साहब कहता है ताहयात इस्तिस्ना है, यानी वो मरने के बाद भी उनसे कोई नहीं पूछ सकता। वो आईन तोड़ दें, आर्टिकल 6 किधर गया, आईन किधर गया। आर्टिकल 6 तो कहता है जो भी खिलवाड़ करेगा आईन के साथ उसको सजाए मौत होगी। सबसे बड़ा है और एक वाहिद जुर्म है जो आईन के अंदर दर्ज है, वो आईन से खिलवाड़ है, इसलिए कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की जिंदगियों का अहाता करता है और वो सारे जो है निजाम उसके ऊपर चलता है। सो उसको इतना ज्यादा किया गया, लेकिन आईन में ये 27वीं तरमीम करके उसको खत्म कर दिया गया माशाअल्लाह। अब सरबराहान जो मर्जी आईन पे के साथ करे, तोड़े, ये 28वीं तरमीम में अपने आप को जो है सदर पाकिस्तान बना दे, वर्दी के साथ बैठ जाएं, जो मर्जी करें, इन्होंने उसी तनख्वाह पे काम करना। तो ये देखें, बड़ा खौफनाक खेल खेला जा रहा है। ये अभी और भी इन्होंने बातें की हैं, बड़ा खुल के, बड़ा वजाहत के साथ इन्होंने कहा जी कि ये जो इस्तिस्ना लिया गया है, ये इस्तिस्ना आइन के मुताबिक है ही नहीं, क्योंकि ये आइन के आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी है। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि पाकिस्तान का जो पूरा आइन है वो करारदाद मकासद के ऊपर खड़ा है। और करारदाद मकासद क्या है कि मुल्क के आइन में कोई एक भी ऐसी चीज शामिल नहीं की जा सकती जो इस्लामी शरीयत के खिलाफ हो या इस्लामी उसूलों के खिलाफ हो। तो ये तो इस्लाम ही नहीं मानता इस्तिस्ना में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी के लिए बोला, वहां भी इस्तिस्ना नहीं था कि अगर मेरी बेटी भी ऐसा करती तो मैं हाथ काट देता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी और सहाबा इकराम ने अपने लिए इस्तिस्ना नहीं लिया, अपनी जात के लिए इस्तिस्ना नहीं लिया। हजरत उमर फारूक से वहां पे पूछा कि भाई ये कुर्ता आपका, ये दूसरी चादर कहां से आई? उन्हें जवाब देना पड़ा। लेट हो गए मस्जिद में
तो वहां पूछा गया कि भाई हम इंतजार नहीं कर सकते आपका, जवाब देना पड़ा। तो जब खुलफाए राशिदीन जवाब दे थे तो फिर ये कौन लोग हैं? ये इस्लामी उसूलों के भी खिलाफ है कि आपने आइन में एक ऐसी शिक शामिल कर दी है जो इस्लामी रूह से मुतसादिम है। ये तो उड़ जाएगी जैसे ये नौकरी से जाएंगे ना, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस दिन आसिम मुनीर साहब जाएंगे ये इस्तिस्ना वाली कहानी खत्म हो जाएगी और ये किसी काम नहीं आएगी। ये पूरा पाकिस्तान क्या दुनिया का हर आदमी जानता है, और जो कानून का छोटा सा तालिब इल्म है ना उसको भी आइडिया है कि इस इस्तिस्ना के पीछे है क्या। तो हामिद खान साहब ने और लतीफ खोसा साहब ने जो बातें की है ना, उससे मुझे आइडिया हो गया है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हालात इन दोनों ने भी पढ़ लिए हैं और बाकी लोगों ने भी पढ़ लिए हैं। जो कश्मीर में हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। वो कश्मीरी जो हमेशा भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए निकलते थे, इतनी बड़ी तादाद में कभी वो भारत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए नहीं निकले जितनी बड़ी तादाद में वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसियों के खिलाफ निकला है। पाकिस्तान के सफारत खाने के बाहर, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर जितनी बड़ी तादाद में वो निकले, वो आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज के खिलाफ निकले। वो नरेंद्र मोदी की पॉलिसी के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में नहीं निकले जितने आसिम मुनीर साहब की पॉलिसी के खिलाफ निकले। ये सारी चीजें पाकिस्तान के इदारों को कैलकुलेट करनी पड़ेंगी कि सिर्फ एक आदमी की नौकरी, उसके इस्तिस्ना, उसकी जिद के लिए, उसके मफाद के लिए या उसको बचाने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान के इदारों की कुर्बानी दी जा सकती है? सवाल है, इसका जवाब अपने गिरबान में देखकर खुद ही पूछ लेना चाहिए, अपने आप से पूछ लेना चाहिए। मुल्क क्यों नहीं चल रहा, इसकी वजूहात भी हैं। देखिए मैं आपको एक खबर बताता हूं, ये सादी सी खबर है लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजों का जवाब है। एफबीआर में अरबों रुपए की टैक्स बेज़ाब्तियां हुई हैं और कम वसूलियां की गई हैं। बाकायदा निशानदेही की गई थी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर और उसमें यह कहा गया था कि 223 अरब 34 करोड़ की रिकवरी करनी है, उसकी निशानदेही की गई थी। लेकिन उसमें रिकवरी कितनी हुई? 43 अरब की, यानी 350 अरब से ज्यादा की रिकवरी एफबीआर ने की नहीं। और यह एक कहानी नहीं है, हर जगह पे खाना खराब हो गया है। इन्होंने किया यह है कि अवाम को हर जगह पे कट लगाया, अवाम के ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगाए, बिजली के अंदर अवाम को रोल के रख दिया, गैस के अंदर अवाम को रोल के रख दिया और साथ साथ पेट्रोल से इन्होंने अवाम की जेबें काटी। और जो जगह जहां इनका दाव लगा इन्होंने अवाम को लूटा। कभी शुगर माफिया के साथ मिलकर, कभी गंदम माफिया के साथ मिलकर, कभी आटा माफिया के साथ मिलकर, हर माफिया के साथ मिलकर इन्होंने अवाम की जेबें काटी और अपनी जेबें इन्होंने भरी हैं। मिसाल के तौर पे 4 साल पहले सेनेट चलाने का जो खर्चा था 5 अरब रुपए था इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, और इस बजट में वो खर्चा 10 अरब रुपए रखा गया, यानी दुगना कर दिया 4 साल में। इनको तो चाहिए था कम करते ना। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम खर्चा बचा रहे हैं, हम कफायत शारी की एक मुहिम चला रहे हैं। तो जिस वक्त ये कफायत शारी कर रहे हैं तो इमरान खान साहब के दौर का 5 अरब का खर्चा बढ़ा के 10 अरब कर दिया इन्होंने। कौमी असेंबली का